Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 8th class in this video and as you know we are studying our second lesson. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सेकंड लेसन विच इज सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हम इस लेसन में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं जो हम आंख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीव दोनों ही प्रकार के होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव मित्र होते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव शत्रु होते हैं। मित्रों के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं अपने 3 वीडियो में। इट इज माई 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का वीडियो 4th वीडियो है इस लेसन का एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द हानिकारक सूक्ष्म जीव। हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। अभी तक हम लोगों ने मित्र सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी होते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। रोगाणु किसे कहते हैं अगर ये पूछा जाए तो रोगाणु भी एक सूक्ष्म जीव है जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं यानी खराब कर देते हैं। आइए इनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले वो सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे जो रोग पैदा करते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, अब कैसे कैसे अंदर जाते हैं ये सूक्ष्म जीव अपनी बॉडी में, श्वास द्वारा, पेयजल व भोजन द्वारा। ये 3 रास्ते हैं मेनली बॉडी के अंदर जाने के। एक तो सांस से, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति जब ये अंदर पहुंच जाते हैं अपनी बॉडी में तो ये हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं यानी संक्रमित कर देते हैं। संक्रमित व्यक्ति जो होता है, जो इनसे संक्रमित हो जाता है अथवा जंतु हो के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। यानी सीधे ये रोगाणु भी अपने शरीर में आ सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति या जंतु हो जो खुद संक्रमित है, उससे भी हम अगर सीधे संपर्क में आते हैं तो भी हम संक्रमित हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। कायिक संपर्क मतलब शरीर से, कायिक शब्द बना है काया से, काया मतलब शरीर। ऐसे रोग जो वायु से, जल से, भोजन से अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। संचरण करने वाले रोग जिनसे हम संक्रमित होते हैं, ऐसे रोग जो हैं वो संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ये जो है ये संक्रामक रोग है, ये एक से दूसरे के लग सकते हैं। क्षय रोग कहते हैं टीबी को, जो टीबी कहलाती है। सर्दी जुकाम ये वायरस से होते हैं। सर्दी जुकाम अभी कोरोना चल रहा है वो भी संक्रामक है, वो तो भयंकर संक्रामक है। कोरोना की तो संक्रमण दर बहुत ही खतरनाक है। टच होते ही संक्रमित होता है आदमी। टच होते ही तो नहीं होता है, उसकी छींक या छींक से, खांसी से ये रोगाणु बाहर आते हैं वायरस, और उसमें कोई संपर्क में आ जाता है तो वो उससे संक्रमित हो जाता है। या वो छींकता है, खांसता है, उसकी बॉडी के ऊपर वायरस पड़ा है, उससे अपन टच में आते हैं तो वो अपने बॉडी पर आ सकता है। तो ये जो संक्रमण से फैलने वाले, एक से दूसरे को फैलने वाले रोग हैं, ये संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो ये भी छोटे छोटे प्रश्न इसी तरह से बन सकते हैं कि संचरणीय रोग क्या होता है। जो
इस तरह से फैलता है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा बॉडी कॉन्टैक्ट यानी कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स जिसको बोदरी कहते हैं, बोदरी माता, एवं क्षय रोग यानी टीबी। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, अब ये कोरोना क्या है, एक तरह का सर्दी जुकाम ही है। ये जो कोरोना का वायरस है वो जो सर्दी जुकाम के वायरस की परिवार का ही सदस्य है। ये सर्दी जुकाम वाले वायरस में थोड़ा परिवर्तन हो गया, बस कोरोना का वायरस बन गया। जब जुकाम से पीड़ित व्यक्ति कोई छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस या विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। हमने सूक्ष्म जीवों के प्रकार पढ़े थे पाठ के शुरू में, उसमें जीवाणु और ये कवक ये सब पढ़े थे अपन ने। उसमें एक प्रकार था विषाणु। विषाणु कहते हैं वायरस को, इंग्लिश में वायरस कहते हैं, हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो जब कोई छींकता है या खांसता है तो हजारों की संख्या में वायरस निकलते हैं उसकी खांसी के साथ या छींक के साथ, जो उसके आसपास के एरिया में फैल जाते हैं, वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब उस एरिया में अगर कोई खड़ा है और वो सांस ले रहा है तो उसके सांस के साथ वो वायरस उसकी बॉडी में चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि 6 फीट की दूरी रखिए, ताकि कोई छींकता है तो भी वो उससे ज़्यादा, मतलब उतनी दूर ही जाते हैं वायरस, ऐसा कहते हैं। और इसलिए ये कहते हैं कि कोहनी के अंदर छींकिए, ताकि वायरस वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो कोहनी के अंदर ही फैलेंगे नहीं आप आसपास में। देखिए यहाँ पर एक बूझो दिया हुआ है, क्या है, तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। तो जो चीज़ें बताई जा रही है अभी कोरोना में, वही चीज़ों से हम संचरणीय रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। हम छींकते और खांसते समय मुंह पर हाथ रखें, हाथ पे भी ठीक नहीं है, हाथ पे आ जाएंगे नहीं तो वो, तो कोहनी में छींकने वाला सबसे बेस्ट है। और टिश्यू के अंदर यानी फुल बाहों की कमीज हो ना अगर, तो कपड़े में छींकें, रुमाल में छींकें, खुले नहीं छींकें, ऐसे ओपन में छींकें नहीं, बॉडी के टच में कम से कम आए, दूसरों के टच में कम से कम आए। तो ये सारी चीज़ें। और अभी तो जब कोरोना जो ऐसा वायरस है उसकी संक्रामकता ज़्यादा है, जल्दी फैल रहा है, वो मारक क्षमता तो कम है, हालांकि उससे ज़्यादा मारक दूसरे कई रोग हैं, लेकिन संक्रामक जो है, संक्रमण दर जो है, इन्फेक्शन रेट जो है उसकी, वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर मास्क रखने के लिए कहा जा रहा है सबको, ताकि अगर हवा में वायरस है तो भी वो मास्क के अंदर होके सांस में नहीं आएगा। या कोई आदमी खुद कोरोना से पीड़ित है, वो बोल रहा है तो उसके वायरस हवा में नहीं आएंगे। तो बचने वाले के लिए भी मास्क ठीक है और जो खुद संक्रमित है उसके लिए भी मास्क ठीक है। तो इसलिए मास्क पहनने का आग्रह किया जा रहा है। इस तरह से हम संक्रामक रोगों को रोक सकते हैं, टच में नहीं आकर के रोक सकते हैं। पहली क्या कह रही है, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। तो रखना चाहिए, ये किताबें तब की छपी हुई है जब कोरोना नहीं था, ये पिछले साल भी यही थी। तो ये चीज़ें हमेशा से है। सर्दी जुकाम भी एक वायरस से होता है, कोरोना फैमिली का ही वायरस है, वो इन्फ्लुएंजा फैमिली का ही वायरस है ये कोरोना भी। तो ये सब चीज़ें हमेशा से है कि सर्दी जुकाम भी एक से दूसरे को हो सकता है, इसलिए हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाई रखी जाए। तो अभी जो कोरोना है उसके कारण से 6 फीट की दूरी बनाने का, 2 गज 2 मीटर की दूरी या 6 फीट की दूरी का कहा जा रहा है। कुछ ये तो हो गया सर्दी जुकाम या संक्रामक बीमारियां। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को के रोग वाहक का कार्य करते हैं। यानी कुछ कीड़े ऐसे हैं, कुछ उड़ने वाले कीट ऐसे हैं जैसे मक्खी है, या और भी बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे हैं, कीड़े हैं, जंतु है, जो रोगों के रोगाणुओं को अपनी बॉडी पर लेके जाते हैं, वाहक का काम करते हैं, पोर्टर हैं वो उनके एक तरह से। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। वो उन रोगाणुओं को लेकर जाते हैं, एक जगह कैरी करते हैं वो। जैसे
घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। ये जो इसीलिए कहते हैं मक्खी बैठी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो रोगाणुओं को वाहक का कार्य करती है, उसकी बॉडी पर रोगाणु रहते हैं, इसलिए मक्खियों को बैठने नहीं देना चाहिए खाने पीने की चीजों पर या पानी के ऊपर। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। ये कूड़े के ढेर पर, गंदगी में बैठती है मक्खी, अपशिष्ट पदार्थों पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके हुए भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है, ट्रांसफर हो जाता है उसकी बॉडी से। जो वो गंदगी पे बैठ के जो रोगाणु लेकर आई है, वो जब अपने खाने पीने की चीजों पर बैठेगी तो वो रोगाणु वहां ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा, ऐसा जो दूषित भोजन करेगा, ऐसा दूषित भोजन जो मक्खी बैठा हुआ भोजन है, तो उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफ्लीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। एक तो मक्खी हो गई वाहक, एक जो मच्छर होते हैं, सारे मच्छर हर एक मच्छर खून तो पीता ही है, लेकिन एक मच्छर होता है मादा एनोफ्लीज। वो किसका वाहक है? वो मलेरिया के रोगाणु का वाहक है। मलेरिया का रोगाणु उसके अंदर होता है। वो जिसको काटता है तो मलेरिया का रोगाणु बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। तो मक्खी जैसे हैजा फैलाती है और भी कई बीमारियां मक्खियां फैलाती है, उनके रोगाणुओं को वो वाहन करती है, वाहक है उनके। ऐसे ही एक मच्छर होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर, इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर क्या करता है? ये प्लाज्मोडियम का वाहक है। जो मलेरिया का रोगाणु है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का परिजीवी है ये। तो ये मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम का वाहक है। मादा एडिस एक और मच्छर होता है दूसरा, वो डेंगू के रोगाणु को लेकर आता है। मादा एडिस मच्छर जो है वो डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये जो मच्छर हैं, ये देखो, ये मादा एनोफ्लीज मच्छर का चित्र है। तो जो एडिस मच्छर है, मादा एडिस, यानी एनोफ्लीज भी मादा ही फैलाती है और एडिस भी मादा ही फैलाती है, नर मच्छर नहीं फैलाते। लेकिन पता कैसे चलेगी नर कौन सा है मादा कौन सा है? इसलिए सारे ही मच्छरों से बचना चाहिए अपने को। तो मच्छरों का प्रजनन नहीं हो, नए मच्छर पैदा नहीं हो, और जो मच्छर हैं उनसे बचा जाए। इस तरह से हम डेंगू और मलेरिया से बच सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, तो मच्छरों से बच करके कर सकते हैं या नए मच्छरों को पैदा होने से रोक करके कर सकते हैं। अब ये काम कैसे होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। पहली कह रही है, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्र न होने दें। मच्छर का जो अंडे है ना, वो पानी के ऊपर देता है मच्छर। तो जहां भी पानी इकट्ठा हुआ रहता है वहां पर मच्छर अंडे देता है और उसमें से फिर बड़ी मात्रा में मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए कहीं भी पानी इकट्ठा हुए हुए नहीं रहने देना चाहिए। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर में, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रख करके, शुष्क यानी सूखा रख करके, हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। अब यहां पर एक टेबल दी हुई है। ये टेबल है, इसकी सारणी 2.1, इसमें लिखा है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। एक टेबल है, देखिए इसमें कुछ कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है मानव रोग, यानी रोग का नाम है फर्स्ट कॉलम में। दूसरे कॉलम में रोग कारक सूक्ष्म जीव का नाम है कि वो किस सूक्ष्म जीव से होता है, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, तो वो किस सूक्ष्म जीव से हो रहा है ये रोग जो है। तीसरे में है संचरण का तरीका क्या है, किस तरह से फैल रहा है, वो किस माध्यम से फैल रहा है। और चौथा है बचाव के उपाय सामान्य। तो यहां पर हम एक बार इसकी स्टडी करेंगे एक एक रोग के हिसाब से। सबसे पहला रोग है क्षय रोग, जिसको हम टीबी कहते हैं, टीबी का रोग, ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग हिंदी में नाम है इसका। यह फैलता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से।
जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जीवाणु से फैलता है क्षय रोग, और इसका फैलने का तरीका है वायु द्वारा, यानी खांसी जब कोई करता है, जिसको टीबी की बीमारी है, वो जब खांसता है तो वो जो जीवाणु है टीबी के, वो हवा में आ जाते हैं, वायु में आ जाते हैं, और उस वायु को जब सांस लेता है कोई आदमी तो उसकी बॉडी में हो जाते हैं। तो ये वायु द्वारा फैलता है टीबी। और बचाव के उपाय क्या हैं? तो ये देखिए, इस तरह के जो चीजें हैं, इनके बचाव का उपाय एक कॉमन दे रखा है। देखिए, ये एक कैटेगरी बना दी पूरी, एक क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। ये संचरणी रोग है, वो जो संक्रामक रोग हैं, जो कि वायु से और वायु जल और यानी कांटेक्ट में आने से फैलने वाले रोग हैं। इनसे बचने का तरीका कॉमन है, एक ही तरीका है सबका, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, क्योंकि वो किसी और को भी फैला सकता है। तो एक तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। वस्तुओं पे भी तो हो सकते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है। और उचित समय पर टीकाकरण। इनमें से कई रोग ऐसे हैं जिनके टीके बन चुके हैं, तो जन्म से ही बच्चे के ही ना टीका लगवा देना चाहिए उस रोग का, ताकि वो रोग होगा ही नहीं कभी जिंदगी में। ये जितने भी संचरणी रोग है, जो संक्रामक रोग हैं, जो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर इस बॉक्स में दिए हुए हैं, ये चारों ही संक्रामक रोग है जो टच में आने से फैलते हैं। इनके बचने का उपाय ये कॉमन है, सारों का एक ही उपाय है। और अब हम देखते हैं, क्षय रोग जीवाणु से फैलता है और ये वायु द्वारा फैलता है। खसरा, जिसको मीजल्स कहते हैं, अपने टीके भी लगे थे बीच में, मीजल्स के टीके लगाने के लिए आए थे स्कूल में। तो खसरा या मीजल्स के वायरस से फैलता है ये, और ये वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स, जिसको बोदरी कहते हैं, माता, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं बॉडी पर, ये भी वायरस से फैलता है। ये हवा से या सीधे बॉडी टच होने से भी फैलता है। पोलियो जो है वो भी वायरस से फैलता है, और ये वायु या जल से फैलता है। आजकल पोलियो की वैक्सीन दवाई पिला पिला करके इसको खत्म कर दिया है लगभग, अब पोलियो होता नहीं है नॉर्मली। फिर भी हर साल इसका पल्स पोलियो अभियान चलता है, उसमें 2 बूंद 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है। वो जो है वो वैक्सीन है, टीका एक तरह का, जिसको ये मिल गई वो उसके जीवन भर फिर पोलियो का रोग नहीं होगा। तो ये एक कैटेगरी हो गई संक्रामक रोगों की। दूसरी कैटेगरी है जो कि गंदगी से फैलते हैं, ये जल और भोजन द्वारा, और ये जो गंदगी से फैलने वाले रोग हैं, तो इनका उपाय देखो, स्वच्छता। इनका उपाय स्वच्छता है दोनों का। ये है हैजा और टाइफाइड। ये दोनों ही बैक्टीरिया से फैलते हैं, जीवाणु से फैलते हैं। और ये जल भोजन, यानी अगर कोई मक्खी है, जैसे हैजा और टाइफाइड मक्खियों से फैलते हैं, वो इनके रोगाणुओं को लेकर के जल पे बैठ गई, भोजन पे बैठ गई, वो भोजन या जल हमने ग्रहण कर लिया तो हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो ये जल और भोजन से के द्वारा हमारी शरीर में आते हैं, ये बैक्टीरिया से आते हैं, जीवाणु से, हैजा और टाइफाइड। और इससे बचने का इलाज यही है कि हम स्वच्छता रखें, खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखें, शुद्ध जल पिएं, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी साफ सुथरे रहें, एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पका हुआ भोजन करना, उबला हुआ पेयजल और टीकाकरण। इनका टीका भी है। तो ये इस तरह से फैलने वाले रोग हैं और इस तरह से बचाव हो सकता है। एक रोग है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस से फैलता है, जल के द्वारा फैलता है। और तो जो जल के द्वारा फैलता है रोग, उसको बचने के लिए जल को उबाल करके पिएंगे। जब जल उबल जाता है तो उसमें से सारे बैक्टीरिया, वायरस खत्म हो जाते हैं। तो उबले हुए पेयजल का उपयोग, उतना उबला हुआ पीने की जरूरत नहीं है। एक बार उबाल दिया तो उसके बैक्टीरिया, वायरस खत्म हो गए, बाद में ठंडा होने के बाद पी सकते हैं हम। टीकाकरण भी होता है इसका। मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ, देखो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु है, वायरस है। प्रोटोजोआ भी एक प्रकार होता है सूक्ष्म जीवों का, ये हमने पढ़ा है पाठ के शुरू में। तो ये एक प्रोटोजोआ होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, जिसका नाम है प्रोटोजोआ, तो इसकी कैटेगरी है और नाम है उसका प्लाज्मोडियम। और वो मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है। तो जो मच्छर से फैलता है वो, उससे कैसे बचेंगे? तो मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। तो ये यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें
मानव में होने वाले रोग, कौन से प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है, संचरण का तरीका क्या है और बचाव के उपाय क्या है, ये हमने पढ़े। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं, जो हमने पढ़ लिए हैं। अब है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, यानी कुछ ऐसे रोग हैं जो जंतुओं में भी होते हैं और रोगाणुओं के द्वारा होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य व पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य व मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर व मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। खुर पका मुंह पका कहते हैं, तो गाय में खुर और मुंह का रोग होता है, वो वायरस से होता है। और ये एंथ्रेक्स ये तो एक तरह का खतरनाक रोग है एंथ्रेक्स, और ये एक आजकल कई प्रकार के हथियार बन रहे हैं दुनिया में, उसमें से जैविक हथियार भी होते हैं। वो एंथ्रेक्स जैसे सूक्ष्म जीवों को फेंक देते हैं कहीं पर भी, लिफाफे के अंदर डाल के भेज देते हैं, अगला लिफाफा खोलेगा, एंथ्रेक्स के संपर्क में आ गया रोगाणु, उसके अंदर चले गए, हवा में बिखेर देते हैं। ऐसे जैविक हथियार भी बन रहे हैं सूक्ष्म जीवों से, एंथ्रेक्स उसी में से एक है। तो एंथ्रेक्स ये दोनों में रोग उत्पन्न करता है, मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। एक यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इसमें लिखा है रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ये जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस और रोग है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नाम का रोग होता है। तो केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जंतुओं में भी रोग कारक जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं। और अब है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। जंतुओं के भी उदाहरण हमने पढ़ लिए, अब पौधों में कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि रोग पौधों में रोग के कारक हैं। पौधों में तो कई रोग हो जाते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे मनुष्यों में होने वाले रोगों की एक तालिका थी, वैसे ही अब एक तालिका है पादपों में होने वाले रोगों के लिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, पादप के रोगों का एक कॉलम है। कौन से सूक्ष्म जीव से होता है और संचरण का तरीका क्या है। जैसे नींबू कैंकर, नींबू में निशान बन जाते हैं बाहर, आपने देखा होगा कई नींबुओं में जैसे काट आ जाता है ना, वैसे निशान हो जाते हैं। ये जीवाणु द्वारा होता है और वायु द्वारा फैलता है। गेहूं की रस्ट उसमें एकदम जैसे रस्ट का मतलब होता है जैसे कोई धूल होती है ना, उस तरह से हो जाता है। ये कवक यानी फंजाई के द्वारा होता है। और फफूंद जिसको कह सकते हैं, ये फफूंद के द्वारा होता है। वायु एवं बीज के द्वारा ये फैलता है। भिंडी की पीत पीले रंग की आ जाती है, उस पर पीले पीले कलर चढ़ जाता है, ये वायरस के द्वारा होता है। ये कीट के द्वारा होता है, कीट के द्वारा फैलता है। तो ये 3 ऐसे रोग और सूक्ष्म जीव कौन से सूक्ष्म जीव से फैलते हैं और तरीका क्या है उनके फैलने का, ये यहां पर दिया गया है। और अब जो पॉइंट है वो है खाद्य विषाक्ततन, फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग के बारे में। कई बार खाना जो होता है उसमें पॉइजन पैदा हो जाता है, या तो कोई चीज जहरीली गिर जाती है उसमें, या कई बार खाना जब सड़ जाता है, पुराना हो जाता है, तो भी उसमें पॉइजन पैदा हो जाता है, विष पैदा हो जाता है। कई बार शादियों में कोई खाना बनता है, उसमें मान लो कोई जहरीली चीज गिर गई तो सब लोगों ने खा लिया, तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है लोगों को। कई बार लोग समाप्त भी हो जाते हैं इसके कारण से। और कई बार चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये सब चीजें हो जाती है। तो कभी भी सड़ी गली चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें पॉइजन हो सकता है। इसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में खाद्य विषाक्ततन कहते हैं। एक मिनट। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया।
वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन या उल्टी होने लगी, उल्टी हो जाती, इससे क्या हो, जीव घबराने लग जाता है। जो फूड पॉइजनिंग होती है ना, जीव घबराने लगता है, उल्टी होती है। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि वह खाद्य विषाक्ततन के कारण होने वाली स्थिति है, यानी फूड पॉइजनिंग से यह स्थिति पैदा हुई है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन, कई ऐसे हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, वो जब उस भोजन में आ जाते हैं तो वो विष पैदा करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब भोजन संदूषित होता है, उसको कैसे बचा सकते हैं? उसको बचाने का जो तरीका है वो खाद्य परिरक्षण होता है, यानी भोजन को लंबे समय तक खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसको प्रिजर्व कैसे रखा जा सकता है, इंग्लिश में कहें तो फूड प्रिजर्वेशन। आजकल भोजन को लंबे समय तक टिकाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिसको भोजन का खाद्य परिरक्षण कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब जो समय है वो कंप्लीट हो गया है आज के वीडियो का, तो हम लोग इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आशा करता हूं कि ये लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा अगली बार, क्योंकि एक केवल नेक्स्ट जो पेजेज हैं 2 पेजेज वही रिमेनिंग रहे हैं, वही बचे हैं। उसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेबल्स हैं या इसमें जो काम की चीज़ें आती है, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो परिभाषाएं आती है, उनको आप याद करने की भी कोशिश करें। जरूरी नहीं कि हम पाठ के पीछे के क्वेश्चन आंसर करके और फिनिश कर दें। बीच बीच में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम याद करने की कोशिश करें। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। सी यू एंड बाय।